नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो इंटरव्यू से बेस रहने वाला है। लास्ट के जितने भी हमारे लेक्चर आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख लीजिए, ताकि आज का जो हमारा लेक्चर है या फिर आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आप लोग जानते हैं कि हम एक इंटरव्यू की सीरीज चला रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाते हैं इंटरव्यू में, उसके जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से किए जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, चाहे वो ऑपरेटर बेस हो, चाहे फिर वो सुपरवाइजर बेस हो, चाहे फिर वो इंजीनियर, शिफ्ट इंचार्ज, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, तैयार कर सकते हो और वहां पर आंसर सही तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो नहीं देखे इंटरव्यू के उन्हें आप देख लीजिए, ताकि आज के लेक्चर से आप उन्हें कोरिलेट कर सको। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 10 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन अब हम डिस्कस करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, थोड़ा सा क्या आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के पीछे डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आप आगे की जो भी पढ़ाई करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उसमें आप लोगों को क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लो कि आप लोग कहां पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक चीज समझो कि अगर कोई भी चीज प्रोडक्टिव नहीं है, कोई भी चीज है जो आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप लोगों के घर में है, ऑफिस में है, कहीं पर भी है, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो उसका महत्व नहीं रह जाता है। इस चीज को आप लोगों को समझ लेना है। जैसे अगर कोई मशीन आप लोगों के शॉप फ्लोर में है, प्लांट में है, और वो उसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है, तो क्या कभी भी किसी एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आप लोग जिस मशीन पे काम करते थे उसका कलर ब्लू था? कभी भी नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कलर है वो सिर्फ मशीन की शो बनाने के लिए है, ताकि वो मशीन अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, सिर्फ उस लिए है, बाकी उसका कोई भी महत्व उतना नहीं है। ठीक है, दूसरा महत्व उसका होता है कि वो जो है जंग वगैरह से, कोरोजन वगैरह से उसका बचाव करती है, लेकिन वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है, इसलिए किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें, जब आप पढ़ें, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी चीज प्रोडक्टिव है, जो बेनिफिट देती है, लाभ देती है, वही चीज क्या होती है, उसी चीज की इंपॉर्टेंस होती है। तो आप लोगों को उसी के बारे में पढ़ना होता है। ये तो रही एक बेसिक जानकारी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड आप लोगों से बात करें, इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब प्रिपरेशन कौन कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो। जब एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा, तो कितने लोगों का होगा, आपका अकेले का होगा ना। लेकिन आप लोगों के सिलेक्शन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो कितने लोग हैं। आप देखो, अगर आप कोचिंग में जाते हो कोचिंग लेने के लिए, तो वहां पर आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी मम्मी है वो आपको खाना बना के दे रही है, वो भी आपको हेल्प कर रही है। पापा है वो पैसे दे रहे हैं, वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। बुक ला कर दे रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं। ऑटो वाला अगर आप लोगों को छोड़ के आ रहा है तो वो भी हेल्प कर रहा है। यानी कि आपके इकलौते सिलेक्शन में काफी लोगों की अहम भूमिका है। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो किसका होता है, आपका अकेले का होता है, ना कि मम्मी पापा, ऑटो वाले, टीचर, सबका नहीं होता है आपके साथ में। सिर्फ एक बंदे का होता है, वो आप होंगे। ठीक है, सिर्फ इसी रिजल्ट को आप लोगों को पढ़ना है, पकड़ के पढ़ना है, ताकि चीजें उसी तरीके से क्या हो जाएंगी, फिर आसान हो जाएंगी। इसके बारे में समझो। ये आप लोगों का इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का क्या है, डायग्राम है। और आप लोगों को ये समझ लेना है कि ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस होता है, उसके मेन जो फैक्टर होते हैं, मेन जो रिजल्ट है, वो 2 या 3 ही होते हैं। बाकी चीजें क्या हैं, वो सिर्फ सपोर्ट है, बाहर से समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों ने गवर्नमेंट में देखा होगा कि बाहर से कुछ पार्टी होती है, वो केंद्र को बाहर से समर्थन करती है, लेकिन उनका चेहरा वो नहीं होता, चेहरा किसी और का होता है। वैसे ही जब ये मशीन काम करती है तो इसमें जितने भी पार्ट लगे हुए हैं उनका अपना फंक्शन है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है, वो जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है।
रिजल्ट तो प्रोडक्ट के रूप में आया, लेकिन क्या इन जे भी जितने भी पार्ट काम कर रहे हैं, क्या इनकी भूमिका नहीं है? इनकी भूमिका है, और फाइनली इन्हीं की भूमिका है सबसे ज्यादा, लेकिन इनका कोई नाम नहीं आता। रिजल्ट में सिर्फ प्रोडक्ट आपके पास बनकर आता है। इसी तरीके से आप लोगों को चीजों को समझना है। जब मैं बात करता हूं कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में इन सब चीजों को लेकर चलूंगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि मशीन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होती है आप लोगों की क्लैंपिंग यूनिट और दूसरी होती है इंजेक्शन यूनिट। अब सिंपल भाषा में आप लोगों को बताना है, वो पूछता है कि क्लैंपिंग यूनिट के बारे में बताओ और इंजेक्शन यूनिट के बारे में बताओ। तो इन दोनों के सिर्फ 2 या 3 काम ही होते हैं। जब मैं इंजेक्शन की बात करता हूं तो इंजेक्शन में क्या होता है, फाइनली जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है वो मेल्ट होने के बाद में मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस पूरी की पूरी इंजेक्शन यूनिट का काम क्या हुआ, मोल्ड के अंदर मेल्ट मटेरियल को इंजेक्ट करना। क्या इसका कोई दूसरा काम है? दूसरा काम कुछ नहीं है। फाइनली जो काम है इसका वो यही है। सिर्फ एक सेंटेंस में आप लोगों की पूरी इंजेक्शन यूनिट क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरी तरफ जब हम क्लैंपिंग की बात करते हैं तो क्लैंपिंग में क्या होता है कि इंजेक्शन के दौरान मोल्ड पर एक फोर्स बनाकर रखा जाता है ताकि वो क्या ना हो जाए, वो खुल ना जाए, और वो जो फोर्स होता है वो मोल्ड पर क्लैंपिंग यूनिट ही बनाकर रखती है। सिर्फ 2 काम हुए। पहले सेंटेंस से हमारी जो इंजेक्शन यूनिट है वो कंप्लीट, और दूसरे से हमारी क्लैंपिंग यूनिट कंप्लीट हो गई। ये क्या देखा हमने, ये फाइनल रिजल्ट देखा कि इनका रिजल्ट ये है। लेकिन इन रिजल्ट को बनाने के लिए, इस रिजल्ट को कंप्लीट करने के लिए मशीन में लगे बहुत सारे पार्टों का योगदान है। और जब कोई किसी भी चीज में योगदान करता है और उसका योगदान क्या है, वापस ले लिया जाता है, तो उस पार्ट पे या उस रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। हाल की न्यूज है कि जो यूएन है, यूएन में भारत क्या है, उसने क्या कर दिया, 50% जो फंड वो देता था वहां पर, उसकी क्या करती, कटौती कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि भारत को यूएनएससी का मेंबर परमानेंट नहीं बनाया जा रहा था। तो वो क्या कर रहा था, उसे फंडिंग कर रहा था। अगर वो फंडिंग को कम कर देगा तो उसका इफेक्ट यूएन के अंदर पड़ेगा ही, क्योंकि भारत क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो उसी तरीके से जितने भी मशीन में लगे जो पार्ट हैं, वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में अगर अपनी भूमिका निभा रहे थे, अगर वो अपनी भूमिका को कम कर देंगे या फिर किसी भी तरीके से किसी भी वैल्यू को अप एंड डाउन या इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे, तो उसका इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट पे पड़ने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बैकग्राउंड के पीछे हम चीजों को समझते हैं। ये हमारी इंजेक्शन यूनिट है, लेकिन हमने क्या इसका सिर्फ फाइनल एक ही काम देखा। अब इसी एक के काम के पीछे कितने चीजें हैं वो काम कर रही हैं। पहला आप लोगों का हॉपर है। हॉपर में मटेरियल क्या है, स्टोर करके रखा हुआ है। ये नहीं होगा तो क्या आप मटेरियल को स्टोर कर लोगे? नहीं करोगे। अगर छोटा हॉपर है, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग की तरह अगर एक छोटा हॉपर है, तो उसका क्या नुकसान है? उसका नुकसान यह है कि बार बार आप लोगों को एक मैन पावर यूज करनी पड़ेगी, जो बार बार उस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को उठाकर हॉपर में डालेगी। तो इसका बेनिफिट आप लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही बार में एक बैग आप लोगों ने इसमें डाल दिया। डालने के बाद में काफी टाइम तक आप लोगों की छुट्टी हो गई, और वो जो मटेरियल है वो धीरे धीरे करके प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसका फायदा लगा, बिल्कुल लगा, लेकिन इसका कहीं नाम नहीं आता, क्योंकि इंजेक्शन यूनिट का फाइनल काम हम रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बैरल की बात करूं तो बैरल में रखकर ही प्लास्टिक रॉ मटेरियल को मेल्ट किया जाता है। ये इसका क्या कर रहा है, ये मटेरियल को सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बनने में सपोर्ट कर रहा है। अब बैरल से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरल के बारे में बताओ, तो बैरल क्या होता है, एक सिलेंडर टाइप का होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो बैरल क्या है, एक टाइप का सिलेंडर है जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल को हॉपर से क्या करता है, गेन करता है, लेता है, और कहां पर पहुंचाने का कार्य करता है, मेल्टिंग जोन में पहुंचाने का कार्य वो करता है। ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो उसका। दूसरी चीज इसमें लगी हुई है स्क्रू। ठीक है, ये जो स्क्रू है ये पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, पहले क्या होता था, एक पिस्टन लगा होता था, और पिस्टन क्या करता था, पीछे जाता था। यहां से पीछे जाएगा, मटेरियल बैरल के अंदर आएगा, और जैसे ही मटेरियल क्या हो जाएगा,
मेल्ट होगा और इसी पिस्टन के द्वारा मोल्ड के अंदर मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन जब से क्या हुआ, स्क्रू आया, स्क्रू इजाद हुआ, तो बहुत सारा जो प्रोसेस था इसके अंदर वो बहुत आसान हो गया। ये स्क्रू जो पिस्टन था जो काम नहीं कर पाता था वो सिर्फ सिंगल काम कर रहा था, लेकिन स्क्रू क्या है कई सारे काम करने लगा। जैसे अगर ये स्क्रू, मैं स्टार्टिंग से ही बात कर लेता हूं, अगर ये स्क्रू रोटेट करते हुए पीछे जाएगा तो ये क्या काम कर रहा है, ये रिफिलिंग कर रहा है। अगर यही स्क्रू बिना रोटेट किए हुए पीछे जाता है तो ये क्या करता है, ये सकबैक क्रिएट करता है। और सकबैक अगर जब ये क्रिएट करेगा तो मटेरियल की ड्रूलिंग से निजात मिलती है, मटेरियल ड्रूल नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्क्रू काम कर रहा है। जब यही स्क्रू आगे जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और विदाउट रोटेशन के जाता है, तो मोल्ड के अंदर मटेरियल को ये इंजेक्ट करता है। उसके बावजूद जब ये एक स्लो मोशन में जाता है और एक होल्ड बना के रखता है तो वो होल्डिंग का काम करता है। और होल्डिंग से क्या होता है, मटेरियल की जो डेंसिटी है, प्रोडक्ट की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। अगर आपसे कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि होल्डिंग का कार्य क्या है, तो आप बेधड़क होकर आप बता सकते हो कि होल्डिंग से मटेरियल को पैक किया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट की जो डेंसिटी है वो बढ़ा सकते हो आप किसके माध्यम से, होल्डिंग के माध्यम से। ये आप एक टेक्निकल आंसर आप वहां पर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यही स्क्रू अब क्या करेगा, ये रिफिलिंग लेके पीछे आ जाएगा। ये है आप लोगों के हीटर और इन्हें क्या बोलते हैं, बैंड हीटर। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंड हीटर क्या होते हैं। तो जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, या मैं ये कहूं कि प्लास्टिक फील्ड में मैक्सिमम जितनी भी प्रोसेस यूज होते हैं, उनके अंदर जितनी भी मशीनें आती हैं, उनमें जो प्रोसेस हीटर यूज होते हैं वो बैंड हीटर ही होते हैं। कारण क्या है, पहले कार्टराइज हीटर यूज हुआ करते थे। वो क्या थे, एग्जाम्पल समझो, जो कार्टराइज हीटर थे वो एक चूड़ी के समान थे। तो चूड़ी में आप लोगों ने देखा होगा, माता बहनें जो बहनें हैं वो पहनती हैं चूड़ी। तो चूड़ी को अगर लास्ट वाली चूड़ी आप लोगों को निकालनी है तो पहले वाली सारी चूड़ी आप लोगों को रिमूव करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा, काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं बैंड हीटर की बात करूं तो बैंड हीटर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां पे बोल्ट लग जाता है और हम इसका बेनिफिट क्या होगा, ये लास्ट वाला अगर हीटर है, इस लास्ट वाले हीटर को अगर हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ये खराब हो गया, बाहर निकालना है, तो हमें ये सारे हीटर निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से इस हीटर को ओपन करेंगे, बोल्ट खोल लेंगे और नया हीटर के कनेक्शन यहीं पे करके इसे यहीं पर सेट कर देंगे। तो बैंड हीटर का पता चल गया। बैंड का मतलब होता है एक तरीके से मुड़ना, तो ये भी क्या होता है, एक मुड़ा हुआ हीटर होता है, तो इसे ही बोलते हैं हम बैंड हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ थर्मोकपल क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखोगे थर्मोकपल। थर्मोकपल का जो काम होता है वो हीट को सेंस करना होता है। ये क्वेश्चन हो गया, आपने बता दिया कि हीट को सेंस करने का काम होता है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं कि जो बैंड थर्मोकपल होता है वो किसकी हीट को सेंस करते हैं। तो आप लोगों का आंसर आता है मटेरियल की हीट को सेंस करते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो आप लोगों का थर्मोकपल होता है वो बैरल की हीट को सेंस करता है, ना कि मटेरियल की हीट को सेंस करता है, क्योंकि वो बैरल में ही लगा होता है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मशीन ऑन होती है, उसकी हीटिंग ऑन होती है, तो उसमें कट कट की आवाज आती रहती है। ठीक है, तो वो उसका कारण क्या है, वो आप लोग वहां पर आंसर दे सकते हो। जो थर्मोकपल हमारा होता है वो हीट को सेंस करता है। सेंस करने के बाद में जो कंट्रोलर होता है उससे क्या करता है, वो संदेश भेजता है या सेंस करके कमांड देता है कि उसे बताता है। जैसे ही वो वहां पर देखता है कि जो टेम्परेचर है आप लोगों का वो एक टॉलरेंस से ज्यादा है या कम जा रहा है। टॉलरेंस का मतलब समझिए, मान लो कि आप लोगों ने किसी भी प्लास्टिक मटेरियल का प्रोसेसिंग टेम्परेचर 280 सेट किया हुआ है और आपने टॉलरेंस दी हुई है +-20 या +-10, यानी कि आप लोगों के टेम्परेचर की जो टॉलरेंस है वो 270 तक जा सकती है और ऊपर 290 तक जा सकती है। आप लोगों ने देखा कि जो मटेरियल है या मशीन में देखा गया, थर्मोकपल ने सेंस किया, जो मटेरियल का टेम्परेचर है, बैरल का टेम्परेचर है, वो 190 से ऊपर गया। जैसे ही वो 190 से ऊपर जाएगा तो वो क्या कर देगा, कट मार देगा, यानी कि हीटर को बंद कर देगा। और ये बात किसने बताई, थर्मोकपल ने बताई कि मटेरियल का टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। तो जैसे ही कट करेगा तो तुम्हें एक आवाज आएगी कट की। अब वो टेम्परेचर क्या होने लगेगा, वो डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज होने लगेगा तो नीचे की तरफ जाएगा।
कहां तक जा सकता है, 270 तक जा सकता है। जैसे ही वो 269 तक पहुंचेगा तुरंत हीटर क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे और फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कट की आवाज वहां पर मशीन पर आती रहती है, उसका कारण यही है। ठीक है, तो आप लोगों को थर्मोकपल समझ में आ गया कि थर्मोकपल होता क्या है। सॉरी, अब आप लोगों ने बैंड हीटर देख लिया, थर्मोकपल देख लिया, स्क्रू देख लिया। अब स्क्रू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों का जो स्क्रू है उसमें कितने जोन होते हैं। तो इसमें जो होते हैं वो 3 जोन होते हैं। नंबर 1 आप लोगों का फीड जोन होता है। यहां पर फीड का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई चीज भरना, फीड का मतलब ही भरना होता है। अब यहां पर आप कोई चीज नहीं भर रहे हो तो आप लोगों का फीड जोन कहां होना चाहिए, होपर के जस्ट नीचे आप लोगों का फीड जोन होना चाहिए, क्योंकि फीड जोन ही होता है जो होपर से रॉ मटेरियल को लेता है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग चलोगे तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन या कंप्रेशन जोन। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब समझो, ट्रांजिशन होता है किसी भी दो चीज के मध्य का जो भाग होता है उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। बफर जोन भी कई जगह बोला जाता है, लेकिन यहां पर हम बफर जोन ही बोलेंगे, ट्रांजिशन जोन ही बोलेंगे। जैसे इंडिया और मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया और चाइना के बीच में जब तिब्बत हुआ करता था तो हमारे बीच में जो बाउंड्री थी वो चाइना और हमारे बीच में क्या था, एक कंट्री थी जिसका नाम था तिब्बत। अगर चाइना लड़ाई करना भी चाहे, कोई डिस्प्यूट पैदा करना चाहे बॉर्डर पे, तो वो नहीं कर पाता था। कारण क्या था, हमारी जो बाउंड्री थी वो तिब्बत के साथ शेयर होती थी, उसकी बाउंड्री भी तिब्बत के साथ शेयर होती थी, तो वो कभी भी हमारी जमीन पर अपना क्लेम नहीं करता था कि ये जमीन हमारी है। लेकिन जैसे ही तिब्बत क्या था, ये तिब्बत बफर जोन का काम कर रहा था, हम दोनों में एक सेपरेशन पैदा कर रहा था। लेकिन जैसे ही तिब्बत को उसने ऑक्यूपाइड कर लिया तो वो जो लड़ाइयां थी वो आप लोगों ने डोकलाम सेक्टर में देखी होगी। ठीक है, काफी दिन तक डिस्प्यूट बना रहा था। जो यहां पर चीजें हैं वो कुछ इसी तरीके हैं। जो ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन का मतलब ही ये होता है कि कोई सामान है वो मैंने यहां से लेकर इसे दे दिया और यहां से लेकर इसे दे दिया, यानी कि बीच का जो जोन होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ये क्या करता है, मैट्रिक जोन और फीड जोन के बीच में एक गैप क्रिएट करता है, या मैं ये कह सकता हूं मैट्रिक जोन और फीड जोन को अलग करने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो ट्रांजिशन जोन करता है। और इन दोनों को जोड़ने का काम भी कौन करता है, ट्रांजिशन जोन करता है। नेक्स्ट होता है हमारा, ये होती है हमारा मैटरिंग जोन। ठीक है, मैटरिंग जोन, और इसमें मटेरियल की मिक्सिंग और मटेरियल की मेल्टिंग प्रॉपर यहीं पर होती है। जब मटेरियल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इस चीज को, जब मटेरियल फीड जोन में होता है तो वो एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है, दाने की फॉर्म में होता है। धीरे धीरे जैसे ही वो ट्रांजिशन जोन या कंप्रेशन जोन की तरफ को चलने लगता है तो उसकी रबरी फॉर्म हो जाती है, जैसे आप लोगों ने जेली वगैरह देखी होगी, उस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और कन्वर्ट होने के बाद में नेक्स्ट है मैट्रिक जोन में जाकर वो फाइनली मेल्ट और मिक्स हो जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अगर इसमें भी वो थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश करे तो वो क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि यहां से मटेरियल जो है पहले रबरी फॉर्म में आता है और फिर यहां पर आकर वो किस में कन्वर्ट होता है, मेल्ट जोन में, मेल्टिंग हो जाता है, मेल्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है चैनल डेप्थ। जो स्क्रू है, स्क्रू की जो चैनल डेप्थ है, मान लो इसने यहां पर चैनल डेप्थ क्या है, ज्यादा है तो यहां पर मान लो इसने 10 ग्राम मटेरियल को यहां से ले लिया। ठीक है, 10 ग्राम मटेरियल कहां पे आ गया, जो स्क्रू की चैनल डेप्थ है फीड जोन की। जैसे ये आगे को बढ़ने लगा ये मटेरियल, तो चैनल डेप्थ मैट्रिक जोन की तरफ को चलते हुए क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जब वो कम होगी तो मटेरियल के दानों पर प्रेशर पड़ने लगेगा और प्रेशर पड़ के और हीट प्राप्त करके जो दाने हैं वो आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे और वो क्या हो जाएंगे, एक रबड़ी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कभी देखना एक रबड़ी फॉर्म आपको दिखाई देगी। और जैसे ही यहां पर जाओगे तो कंप्रेशन जोन, मैट्रिक जोन में जाकर क्या हो गया, कंप्रेशन और बढ़ गया, जो चैनल डेप्थ है वो और घट गई। और घटने के बाद में स्क्रू से क्या मिलती है, उसे फ्रिक्शन हीट मिलती है और दूसरा आप लोगों के बैंड हीटर से हीट मिलती है और दोनों को कन्वर्ट करने के बाद में वहां पर फाइनली क्या हो जाता है, मटेरियल मेल्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार आप स्टार्ट करके दोबारा जरूर देख ले। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि कौन सी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वो नीचे शेयर जरूर किया करो, जिस भी इंटरव्यू को आप देकर आए हो। और अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन है
वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हमें यहीं पे रोकनी पड़ेगी और नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट हम क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 10 क्वेश्चन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज तो मैंने 10 से ज्यादा आप लोगों से डिस्कस कर लिए। और कभी भी याद रखना, जब भी कोई टेक्निकल वीडियो होती है उसे थोड़ी सी भी स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि टेक्निकल चीज एक बार में समझ में नहीं आती है, उसे 4-4 बार भी देखना पड़ता है। कोशिश करना इस चीज को कि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि जो मैं बोल रहा हूं। एक चीज समझो, मैं तुम्हें यही बता दे रहा हूं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो जिस स्पीड से आप अपनी जुबान से उस बुक को पढ़ते हो, माइंड उसके हिसाब से नहीं चलता है, माइंड स्लो चलता है। और बुक को जब तुम आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो आप लोगों की जो जुबान है, मुंह है, वो तेज स्पीड से चलती है। इसलिए सारी चीजें एक बार में याद नहीं होती, आप लोगों को एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़ना होता है, इसी कारण से पढ़ना होता है। मान लो कि आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी, उसमें आप लोगों को 10 शब्द याद हुए, 20 शब्द पढ़े, 10 शब्द याद हुए, फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर 10 याद होगे, फिर दोबारा पढ़ोगे तो वो कंठस्थ हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को कोई भी वीडियो है, टेक्निकल वीडियो, कोई भी चीज पढ़नी है, वो आप लोगों को एक बार नहीं पढ़नी है, कम से कम 5 बार पढ़नी होती है, जब जाकर आप लोगों के माइंड में वो चीज क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितनी भी वीडियो हमारी आती है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।